हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है ये क्या होती है? रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। वैसे रेस्पिरेशन हम क्या बोलते हैं, सिंपल सांस लेना, ब्रीथ करना, वो रेस्पिरेशन होती है। लेकिन अगर हम डीप में जाते हैं तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक का मीनिंग होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, कैटाबलाइज होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे वो कैटाबलाइज होंगे। और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म किसका होता है? जो ग्लूकोज होता है। लाइक हम कोई भी फूड ईट करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे वो लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, वो फाइनली क्या आ जाते हैं, एक शॉर्ट फाइन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। वैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, मेन हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डिराइव करने का जो फंक्शन है वो ग्लूकोज करता है। यानी ग्लूकोज ही क्या करता है, उससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन यूज करके खुद को ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। साथ में कुछ अमाउंट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज था C6H12O6, इसने ऑक्सीजन यूज की और ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से आएगी? ये ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन से, यानी हम जो ब्रीदिंग करते हैं वहाँ से ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन आएगी और ये ब्रेक हो जाएगा फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पे कैटाबोलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। इसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ लिक्विड मीडियम टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन होगा। तो उसके इस ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज की इस ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, टू प्रोड्यूस एनर्जी, सम ऑफ विच इज स्टोर्ड इन द हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अभी जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, या तो ये हाई बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि फर्दर क्या यूज की जाएगी? एज बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी। यानी बॉडी जो है वो एटीपी को एज एनर्जी यूज करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी। तो रेस्पिरेशन ओवरऑल क्या हो गया? एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को यूज करना और साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी हेल्प से ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पे वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी हाई एनर्जी बॉन्ड और एटीपी की फॉर्म में, जो कि एक बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी होती है। इसके बाद जो रेस्पिरेशन है ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ? फिजिको यानी कि हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली, ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गई। और केमिकल क्या हुआ? ये ऑक्सीजन की हेल्प से जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाएगी? केमिकल प्रोसेस होगी। उसके अंदर क्या हुआ है? कुछ बॉन्ड्स वहाँ पे ब्रेक हुए हैं और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। प्रोड्यूस क्या होता है वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और एनर्जी जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, इसलिए एक फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। अगर ये जो रेस्पिरेशन है ये होती किसके थ्रू है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं नोज, इसके बाद फेरिंग्स हो गया, नेक्स्ट इज द लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाएगी
ब्रोंकाई के अंदर। ये मेन ब्रोंकस यहाँ पे एक होता है और ये दो ब्रोंकाई यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट होगी और फिर ये किसके अंदर चली जाएगी फाइनली लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है एल्विलाई। तो एक पैसेज होगा जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन मूव करती है इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट है, वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें कि इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसके एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या किस में इंक्लूड होंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। एंड सेकंड इज द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स इंक्लूड होंगे। तो ये होगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलके बना होता है। अगर फंक्शनली बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इसके अंदर दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टिंग जोन्स एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज। इसके अंदर इंटरकनेक्टिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, बोथ आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। बाहर भी और लंग्स के अंदर भी ये एक सीरीज प्रेजेंट होती है इंटरकनेक्टेड कैविटीज एंड ट्यूब की। इसके अंदर पार्ट्स इंक्लूड होंगे नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज एंड टर्मिनल ब्रोंकियोज। ये सारे पार्ट क्या होते हैं, कंडक्टिंग जोन के। यानी इन्होंने ये क्या करेंगे, इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब की हेल्प से एयर को या फिर ऑक्सीजन को कंडक्ट करेंगे। काम हो गया इसका, फिल्टर, वार्म, मोस्टन एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग्स। फिल्टर करेंगे जो भी एयर आएगी, उसको फिर वार्म करेंगे, फिर इसको मॉइस्ट करेंगे और फिर इसको कंडक्ट कर देंगे जो भी रेस्पिरेटरी पैसेज प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी जोन, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। यानी एक्चुअली गैस एक्सचेंज जहाँ पे होता है वो क्या होती है, ट्यूब्स एंड टिश्यूज, जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। तो ये होता है विद इन लंग्स। रेस्पिरेटरी जोन कहाँ प्रेजेंट होगा, विद इन लंग्स। ये हम बात कर रहे थे कि बाहर से जो ऑक्सीजन आएगी वो लंग्स तक आएगी, तो लंग्स तक कंडक्ट करने का काम है कंडक्टिंग जोन का। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी जोन, इसके कहाँ प्रेजेंट है, विद इन लंग्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती है, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। जो ब्लड प्रेजेंट होगा अब और जो एयर आई है उनका जो एक्सचेंज होगा वो कहाँ होता है, यहीं पे होता है, मेन साइट रेस्पिरेटरी जोन होती है। तो फंक्शनली ये दो पार्ट हो गए एंड स्ट्रक्चरली भी दो पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में था। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। ये कंडक्टिंग जोन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी जोन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये अलग अलग पार्ट्स ये प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बॉडी सेल्स एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड देयर इज नो ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डायरेक्ट एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का, जो भी बॉडी सेल्स होंगी या फिर वो वाटर के अंदर अगर प्रेजेंट है, एक्वेटिक है, तो ये क्या होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो बॉडी वॉल है या फिर इसको हम बोलते हैं जनरल बॉडी सरफेस है, उसके उस जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे कोई ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा तो वो इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट की जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्वायरमेंट का और जो भी सेल है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा।
एक्सचेंज अकर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। तो सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा एज कंपेयर टू सेल, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसकी सेल के कंपैरिजन में। हम यहाँ पे बात करते हैं हमेशा कंपैरिजन की। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम, सेल का और एनवायरनमेंट का। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो ये हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, यानी इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर जाएगी, यहाँ पे हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। प्रेजेंट होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एरोबिक बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स एंड मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आती है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स का, जो भी सेल्स होंगी और इन्वायरमेंट का कनेक्शन इनडायरेक्ट होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। लार्जर एंड कम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है एनिमल्स की, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एक स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है, जो कि सेल्स को, टिश्यूज को, सिस्टम्स को कवर करके रखेगी। तो इस वजह से वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो ऑर्गन्स हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलेंगे। अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंडक्ट करेंगे और फिर रेस्पिरेशन करेंगे। जैसे कि ये अलग अलग टाइप से हो सकती है। स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर होती है, स्किन क्या करती है, इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। गिल्स ब्रेंकियल रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं। लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं, जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो उनके अंदर क्या होता है, जो नोज से हमने एयर ली, फिर वो नोज से एयर मूव करती करती लंग्स के अंदर पहुंचेगी, और वहाँ पे लंग्स के अंदर जाने के बाद ये एल्वेलाई ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनसे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दो टाइप की रेस्पिरेशन होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एक और टाइप आता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है, कौन नहीं यूज कर रहा है, उसके बेस पे हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन लेके चलते हैं। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होती है, कंडीशन ऑफ अकरेंस होती है इसकी, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एनारोबिक के अंदर, एनारोबिक ए यहाँ पे वर्ड आया यानी कि एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है। साइट ऑफ अकरेंस, ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी, इन जनरल हमने पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रेस्पिरेशन हमने इन जनरल पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ब्रेकडाउन जो भी होता है। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनारोबिक आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हमेशा ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस हो भी सकती है और नहीं भी। अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ, वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको बोला जाता है एरोब्स। इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट होती है एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर एंड इंटेस्टिनल वॉर्म्स के अंदर। यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होगी और इंटेस्टिनल वॉर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी।
अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन की बात करें कि कैसी इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो अगेन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, एरोबिक है तो ऑक्सीजन यूज़ करेगी, तो ऑक्सीजन यूज़ करके ये क्या कर लेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 6CO2 6H2O एंड एनर्जी के अंदर। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन हो गई, या फिर हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, अगेन ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक होती है जब फर्मेंटेशन जब होता है। ये क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो ये फर्मेंटेशन हो सकता है, जब फर्मेंटेशन होगा शुगर्स का, तो ये शुगर हो गई, ग्लूकोज इज अ शुगर, शुगर का जब फर्मेंटेशन होगा उस टाइम पे इथेनॉल एल्कोहल हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। सेकेंड केस एक हो सकता है, ग्लूकोज हो गई जब इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल वर्म्स हो गई जो, वो भी क्या करती हैं, एनारोबिक कंडीशन शो करती हैं। जो भी इंटेस्टिनल वर्म्स होंगी, अब वो क्या करेंगे, आइसोटोनिक मीडियम के अंदर रहती है, तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। तो इनके अंदर क्या होगा, इंटेस्टिनल वर्म के अंदर ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देंगी। ये जो है CH3 CHOH एंड COOH लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, साथ में कुछ अमाउंट एनर्जी की प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, साथ में जो पैरासिटिक वर्म्स होती हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर रह गई, या फिर पैरासाइट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या करती हैं, यही जो एक तरह से जो रिएक्शन है वो शो करेंगी। यही रिएक्शन यहाँ पे ये शो करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इस रिएक्शन के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रिएक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो थी उसके दो फेज प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। साइट ऑफ अकरेंस क्या होगी, एट रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेशन जहाँ पे होती है, सपोज ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, वो इधर से आएगी, और ये फिर ये जो जिसके थ्रू यहाँ पे ये ब्लड के अंदर मूव करेगी, इनडायरेक्ट है ये जो रेस्पिरेशन है, और एरोबिक है, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगी। तो ये जो सरफेस होगा जिस पे एक्सचेंज होगा, अकरेंस होगी, वो क्या होगा यहाँ पे, ये रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर होगा। इंटरनल के अंदर क्या होगा, सेलुलर लेवल के अंदर होगा, सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, यहाँ पे एक्सचेंज होगा ब्लड के और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उनके बीच में। यहाँ पे ये प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो हमने क्या की है, इनहेल की है, हमने रेस्पायर की है, ये ऑक्सीजन जाएगी यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन किसके अंदर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सेल्स। अब ये ब्लड कैपिलरीज हमने बात की थी, यहाँ पे स्पोज टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है बॉडी के अलग अलग, तो इन टिश्यूज के अंदर जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, वो क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल क्या होगा, सीधा एक्सटर्नल में क्या होगा, ब्लड तक जो ऑक्सीजन थी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई थी वो पहुंची, लेकिन इंटरनल के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट जो बॉडी टिश्यूज प्रेजेंट है वहां पे एक्सचेंज होगा। नेचर कैसा होता है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई केमिकल ब्रेकडाउन कुछ नहीं होता, सिंपल एक्सचेंज होता है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन फिजिकल प्रोसेस से आई, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, तो ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है। एनर्जी जो है यहाँ पे, फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड सो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड का। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद एंजाइम्स जो हैं,
एंजाइम यहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी लिस्ट होती हैं एंजाइम्स की जो यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जो ब्रेकडाउन है, जो फिजिको केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर जो ब्रेकडाउन है उसके अंदर ये हेल्प करेंगे, जो भी यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये है अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर की, तो उसके अंदर क्या ये हो गई एक ब्लड कैपिलरी, या फिर हमने बोल दिया ये ब्लड है, यहाँ पे ये ब्लड प्रेजेंट है वेसल्स के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने रेस्पायर की, ऑक्सीजन गई ब्लड के अंदर। अब ये ऑक्सीजन जो है वो क्या जाएगी, नेक्स्ट जाएगी ये प्रेजेंट है बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज प्रेजेंट है तो बॉडी टिश्यूज के अंदर गई। अब बॉडी टिश्यूज के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगी, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर और ऑक्सीजन भी होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन क्या कर दी जाएगी, ब्लड के अंदर दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन हुई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी अगेन ये क्या कर दी जाएगी, बाहर निकल दी जाएगी। तो ऑक्सीजन का अंदर आना ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड से टिश्यूज तक ऑक्सीजन का आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वापस ब्लड के अंदर जाना क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये दो फिनोमिना यहाँ पे यूज होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। अब प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि एक्सचेंज होता कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू फेंका और ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। तो इसके ऊपर जो प्रिंसिपल वर्क करता है, ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जो भी हायर कंसंट्रेशन के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे वो हमेशा टेंड करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लाइक यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। बहुत सारे फिनोमिनाज हैं या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th और 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने एक कॉर्नर के अंदर कोई भी परफ्यूम की बोतल रख दी खोल के और थोड़ी देर बाद पूरे रूम के अंदर परफ्यूम हो गया। तो वो जो बोतल हमने रखी थी वहाँ पे परफ्यूम की हाई कंसंट्रेशन है, वो जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी हाई कंसंट्रेशन थी। तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन फॉलो करके पूरे रूम के अंदर क्या कर लिए, फैल गए, डिफ्यूज हो गई, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक डिफ्यूज हो गई। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, ये हमने बात की ब्लड कैपिलरी की। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, अब ऑक्सीजन अंदर आएगी और ये हम अब बात करेंगे यहाँ पे एक तरह से रिलेटिव कंसंट्रेशन की, रिलेटिव अमाउंट की, या फिर जो कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे। रिलेटिव कंसंट्रेशन यानी कि हम बात कर रहे हैं, हम ये है एनवायरमेंट, फोर्स से ये एनवायरमेंट हो गया, ये ब्लड हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, इन कंपैरिजन टू ब्लड के इन कंपैरिजन में और एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा, तो हाई कंसंट्रेशन होगी एंड लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। तो ये इजीली क्या कर गई, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गई ऑक्सीजन। सेम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई बॉडी टिश्यूज से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में एंड हम बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर, रिलेटिव कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर अब क्या है, यहाँ पे लो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है और ब्लड के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो अगेन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या कर जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर जाएगी। ये हो गया डिफ्यूजन। ऐसे ही बॉडी टिश्यूज के अंदर होगा,
ये ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ पे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो चुकी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के अंदर अब क्या होगा, CO2 यहाँ पे अगेन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन अगर हम इस बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड के कंपैरिजन की बात करें, कंसंट्रेशन के कंपैरिजन की बात करें, तो यहाँ पे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो अभी इंस्पायर होके आई है, हमने सांस ली है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी एज कंपेयर टू बॉडी टिश्यूज। तो ये अगेन हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। सेम यहाँ पे क्या होगा, CO2 की अमाउंट क्या है, बॉडी ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे ग्लूकोज का, तो CO2 की अमाउंट यहाँ पे एज कंपेयर टू ब्लड ज़्यादा है। CO2 की अमाउंट यहाँ पे एज कंपेयर टू ब्लड ज़्यादा है, तो अगेन हाई टू लो कंसंट्रेशन ये क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन वर्क करता है हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है कुछ केसेस के अंदर। पार्शली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी गैसेस एक्सचेंज होती है। लास्ट वीडियोस में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, कोई एक प्रोटीन मोलिक्यूल या फिर कोई एक सब्सटेंस, कोई मोलिक्यूल फैसिलिटेट करता है, डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करेगा कि वो इजीली क्या कर दे, उसको पास करवा दे, जो भी ट्रांसपोर्टेंट होगा उसको ट्रांसपोर्ट करवा दे। जैसे कि अगर हम बात करें साइटोक्रोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम क्या करता है, O2 कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो O2 को यानी कि ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी क्या करवा देता है, डिफ्यूजन करवा देता है, उसके जो डिफ्यूजन को स्पीड अप कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं। तो साइटोक्रोम क्या करेगा, एक कैरियर मॉलिक्यूल या फिर एक जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके अंदर हेल्प करेगा। ये तो हो गया डिफ्यूजन। सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is the pressure it exert in a mixture of gases। जब गैसेस एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होगी और जो भी एक पर्टिकुलर गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। लाइक अगर हम बात करें जैसे कि एक बीकर हो गया, बीकर के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे दो गैसेस प्रेजेंट है। दो गैसेस में से एक को हमने बोल दिया यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एक को हमने बोल दिया ये जो येलो वन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब क्या होगा, जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये जो ऑक्सीजन है, जितनी भी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, ये जो प्रेशर क्रिएट करेगी ऑक्सीजन का, तो जो भी प्रेशर है इस मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर होगा दो गैसेस का, तो जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस मिक्सचर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। सेम वे में कार्बन डाइऑक्साइड जो इस मिक्सचर के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर इस फर्स्ट गैस का था, एंड ये हो गया P2 पार्शियल प्रेशर इस सेकंड गैस का था, अलग अलग, जब ये अलग अलग सेपरेट मीडियम के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे ही हमने कंबाइन किया तो ये पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, P टोटल हो गया, P1 प्लस P2 P टोटल हो गया। तो अब इस में क्या हो गया, तो एक कंप्लीट, एक हम बोल सकते हैं इसका मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर हो गया P टोटल। लेकिन इसमें से भी जो ऑक्सीजन या फिर जो P1 गैस है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो हो गया उसका पार्शियल प्रेशर। सेम जो P2 है वो अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है, उस पर लगाती है, वो क्या हो जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ P2। तो ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो है अपना एक तरह से अपना जो रोल है वो प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है। अब पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, वो हम शो करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ये होता है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ गैस। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर कितना है उस मिक्सचर का, उस मिक्सचर के अंदर कितनी गैसेस प्रेजेंट है उनका टोटल। जैसे हमने अभी बात की थी P टोटल की बात की थी कि इसके अंदर P1 प्लस P2 हो गया, तो वो क्या हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस।
मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर, कि कितनी जो परसेंटेज है उस गैस की मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, टोटल प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल होता है 760 mm ऑफ मर्करी, ये होता है एयर का टोटल प्रेशर। अब इसके अंदर एयर के अंदर ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है और कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर होती है 78.62% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है 20.84%। तो अगर हम इसमें से नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालें, अब हमारे पास टोटल प्रेशर है, हमारे पास अलग अलग गैसेस के अलग अलग परसेंटेज प्रेजेंट है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से। तो अगर हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालें तो ये आ जाएगा 5977 mm ऑफ मरकरी। ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर हम निकाल लें 760 इंटू 20.84 तो ये आ जाएगा 15 mm ऑफ मरकरी। तो ऐसे हम पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन उस गैस की प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होगी, कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट होगी मिक्सचर के अंदर, उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का। जैसे कि हमने किसी गैस के अंदर, अगर हमने किसी मिक्सचर के अंदर एक का तो पार्शियल प्रेशर रख लिया, या फिर एक की तो कंसंट्रेशन रख ली 5 और सेकंड की रख ली हमने 10, तो इसमें से 10 वाला क्या होगा, जितना ज़्यादा हम पार्शियल प्रेशर, जो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 10 हो गया है या फिर कंसंट्रेशन 10 हो गई, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, गैस का 10 हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये सिर्फ हम एक तरह से समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी मिक्सचर के अंदर उतना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो अगर ये मिक्सचर की बात की है हमने यहाँ पे, तो इसके अंदर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 10 वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, गैस का इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजली एज गैस टेंशन, उस गैस की टेंशन कितनी है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे हम P वर्ड लगाते हैं। लाइक ऑक्सीजन के लिए PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की टेंशन इतनी है, ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर इतना है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इतना है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली PO2 एंड PCO2। ऑक्सीजन को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 को बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसको इस डायग्राम की फॉर्म में अगर हम देखें, हमने पहले ही बात कर ली कि डिफ्यूजन होगा, पार्शियल प्रेशर से हमारी गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो इसके अंदर एक्चुअली होता कैसे है, सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन आएगी, सबसे फर्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, सबसे फर्स्ट ये ऑक्सीजन यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, ये लो की तरफ मूव कर पाएगी। तो यहाँ पे इनटेक हुआ O2 का बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करता है, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन कर गई अब हीमोग्लोबिन के साथ। तो अब नेक्स्ट ये आ गया, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, यहाँ पे एक तरह से ब्लड कैपिलरीज हो गई जो प्रेजेंट है यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आ गया। तो ये PO2 यहाँ पे जितना प्रेजेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले क्या हुई, एल्वलाई ऑफ लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई, एल्वलाई के अंदर आई, एल्वलाई से अब ये ब्लड के अंदर जाएगी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी,
हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने के बाद ये ब्लड के अंदर आ गई। अब इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट है। हमने पहले ही बात की थी पार्शियल प्रेशर की। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई, सेल्स के अंदर चली गई। अब सेल्स के अंदर ये जो है टिश्यू रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेगी और यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करेगी, साथ में क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी। ये CO2 रिलीज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद CO2 अगेन क्या कर दी जाएगी, डिफ्यूज कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कहाँ मूव करवा दी गई, ब्लड के अंदर, वापस ब्लड के अंदर आ गई। अब ब्लड के अंदर जब ये आई है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अगेन एल्वेलाई के अंदर। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इसको बोलेंगे। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन क्या कर दिया जाएगा, रिलीज ऑफ CO2 इनटू लंग्स। जो एल्वेलाई है उनके अंदर अगेन क्या कर दी जाएगी, CO2 अगेन यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, जो एक तरह से ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ऑक्सीजन आई, आने के बाद ब्लड के अंदर आई, ब्लड से टिश्यूज के अंदर गई, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वापिस से एल्वेलाई एंड लंग्स के अंदर चली गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुई, पहले तो ऑक्सीजन आई, फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होगी, इंटरनल के अंदर क्या होगा, जो टिश्यूज के अंदर जो एक्सचेंज है वो होगा यहाँ पे। तो ये इस वे में यहाँ पे क्या होती है एक तरह से। अब ये जो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर ली जाएगी, जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमने बात की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, टिश्यू रेस्पिरेशन होगी, उसके अंदर यूज कर ली जाएगी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट है वो क्या होगा, यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। लाइक एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है, दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेंटेन किया जाता है बॉडी के थ्रू। ऑक्सीजन ग्रेडियंट हम बोल सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट। तो ऑक्सीजन ग्रेडियंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट दोनों के दोनों क्या किए जाते हैं, यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, ब्लड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। एक तरफ से ऑक्सीजन आएगी और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये जो ग्रेडियंट है वो क्या किया जाएगा, बॉडी के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, वो सरफेस जिसके ऊपर गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज होगी, जो प्रिंसिपल डिफ्यूजन है वहाँ पे जो है वो लगेगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इट मस्ट बी थिन, ये थिन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थिक होगा और थिक भी अगर इसकी थिकनेस 1 mm से ज़्यादा हुई तो यहाँ पे कोई यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा। तो इट मस्ट बी थिन। परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज, जो रेस्पिरेटरी गैसेज होंगी O2 एंड CO2, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इन गैसेज के लिए परमिएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई और दूसरी गैसेज होगी, टॉक्सिक गैसेज होगी, हार्मफुल गैसेज होगी, या फिर जो हमें हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड है वो तो इस सरफेस को पास कर रही है, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो पास नहीं कर रही है। तो ये परमिएबल होना चाहिए रेस्पिरेटरी गैसेज के लिए। मॉइस्ट होना चाहिए, या तो ये वाटर के साथ या तो ये म्यूकस के साथ मॉइस्ट होना चाहिए। इसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एडिक्वेट हो और ज़्यादा हो। हाईली वॉस्कुलर होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती रहे, बस कंटिन्यूस लेती रहे, लेकिन वो कहीं जाए ना। तो वो ये जो सरफेस है, ये जो भी ये रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हाईली वॉस्कुलर होना चाहिए। वहाँ पे वेसल्स की ब्लड की सप्लाई हाईली होनी चाहिए सो दैट जो भी ऑक्सीजन आई है वो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू पूरे टिश्यूज़ के पास पहुँच जाए और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बैक कर दी जाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए जो भी ऑक्सीजन का सोर्स है।
चाहे वो जनरल बॉडी सरफेस है, सेल है, या फिर चाहे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो इसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की प्रेजेंस क्या कर देती है, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो वो फास्टली रैपिडली जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लंग एल्वेलाई, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है फाइनली आ जाती है, लंग एल्वेलाई जो है वो लाइंड की जाती है बाय थिन फिल्म ऑफ फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन के थ्रू जो लंग एल्वेलाई है वो क्या की जाती है, लाइन की जाती है। यानी कि जो एल्वेलाई की जो लाइनिंग है, जैसे ये एल्वेलाई हो गई, इसकी जो लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, और ये थिन लेयर बनी होती है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन की, जो एक्ट करते हैं सर्फेक्टेंट की थ्रू, सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। और ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, कीप द एल्वेलाई मॉइस्ट, प्रिवेंट देयर कोलैप्सिंग बाय लोअरिंग सरफेस टेंशन। कोलैप्सिंग को क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। तो ये करैक्टरिस्टिक फीचर्स है जो किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस के, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के होने चाहिए, ताकि एक तरह से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है या फिर गैसेस का एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, वो एफिशिएंट वे में चलता रहे। तो आज हमने डिस्कस कर लिया रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन के टाइप्स के अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो ये टाइप्स हमने डिस्कस किए। इसके अलावा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होती है, एंड जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होगा, जो डिफ्यूजन एंड पार्शियल प्रेशर का जो प्रिंसिपल जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में, कि कैसे जो इंटरनली जो एक तरह से पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।